द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर से हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ एक केस में ये बराबर होता है और वो होता है 1h1 का केस। 1h1 के केस में मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर होते हैं। अदरवाइज बाकी कोई भी केस आप देखोगे तो उसमें मास नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा ही होगा। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा? समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक, तो आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। समटाइम्स इक्वल टू मतलब वो इक्वल टू का एक ही केस है और वो हाइड्रोजन का केस है, 1h1 का केस है। बाकी हर केस में जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है। आउटसाइड ए न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो जो प्रोटॉन है वो हार्डेस्ट पार्टिकल है, उसकी जो हाफ लाइफ जो कैलकुलेट करी गई है वो यूनिवर्स की करंट एज से भी ज़्यादा है। तो प्रोटॉन डिके नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि डिके नहीं होता, हम ये बोलेंगे डिके होता है, बट उसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लंबे टाइम के बाद डिके होता है। ठीक है, तो हम वो रिलेट, सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल है प्रोटॉन। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन तो आपका स्टेबल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। आउटसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है उसकी हाफ लाइफ 12 मिनट होती है। अगर आपने 100 न्यूट्रॉन लिए हैं तो 12 मिनट में लगभग लगभग 50 न्यूट्रॉन डिके कर जाएंगे। और न्यूट्रॉन कैसे डिके करता है उसकी मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से, उस पर कोई चार्ज तो होता नहीं, मास उसका 1 होता है। तो जब वो डिके करता है तो एक तो प्रोटॉन बनाता है 1h1, ये प्रोटॉन हो गया। ठीक, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है -1 β0, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। ठीक, तो ये है डिके ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में डिके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है ताकि नेट चार्ज आपका जीरो रहे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर नेट चार्ज जीरो है तो राइट हैंड साइड में भी नेट चार्ज जीरो होगा। तो अगर एक प्रोटॉन बना है तो एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो आउटसाइड ए न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, न्यूट्रॉन डिके करेगा, प्रोटॉन डिके नहीं करता, प्रोटॉन हार्डेस्ट पार्टिकल है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हुज मास नंबर इज 24 कंसिस्ट ऑफ, मास नंबर अगर 24 है इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम 24 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम क्या होना चाहिए? 24। तो 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन ये भी 24 हो रहा है, और 13 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन ये भी 24 हो रहा है। ठीक, बट समस्या ये है कि अगर 13 प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए, बैलेंस भी तो होना चाहिए। एटम जो होता है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर बी ऑप्शन में 13 प्रोटॉन सोचे हम तो 13 यहाँ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तो बी तो होगा नहीं, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट। क्लियर? फिर कह रहे हैं 11 प्रोटॉन और 13 प्रोटॉन, दोनों ही प्रोटॉन कह दिए, कोई सेंस नहीं है। कह रहे हैं 11 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, ये भी गड़बड़ हो गया। 11 प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भी आपको कितने चाहिए? 11 ही चाहिए, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। फॉर ए न्यूक्लियस टू बी स्टेबल, न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए जो न्यूट्रॉन का नंबर है और जो प्रोटॉन का नंबर है उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए? ठीक, तो जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूट्रॉन का नंबर लगभग लगभग प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन का नंबर तेज़ी से बढ़ता है, प्रोटॉन का नंबर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई छोटा न्यूक्लियस आप देखोगे तो मोर और लेस ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे कैल्शियम है 2040, 2040 का मतलब 20 प्रोटॉन होंगे, 20 ही उसमें न्यूट्रॉन होंगे। कैल्शियम जो होता है यहाँ 20 होता है, यहाँ 40 होता है, मतलब 40 होता है। ठीक है, तो 40 तो टोटल हो गया और 20 आपके प्रोटॉन है, तो 20 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो छोटे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर लगभग सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस बढ़ते जाते हैं न्यूट्रॉन्स हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं अगर न्यूक्लियस को हमें स्टेबल करना है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा n इज ग्रेटर देन z। तो ये भी करेक्ट है, और n इज ग्रेटर देन z यहाँ भी लिखा है तो ये भी करेक्ट है। लेकिन कह रहे हैं फॉर लाइट न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई लाइट है तो n इज इक्वल टू जेड, तो बी पार्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, तो मैंने ये देखा नहीं था लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, मैंने ये जो n इज ग्रेटर देन जेड बताया ये है हैवी न्यूक्लियाई के लिए, तो अभी के लिए ये नहीं चलेगा, हमसे लाइट न्यूक्लियाई के लिए पूछा गया है। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए दोनों बराबर होते हैं और हैवी न्यूक्लियाई के लिए n इज ग्रेटर देन जेड होता है। क्लियर?
इन हीलियम न्यूक्लियस देयर आर, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। 2 न्यूट्रॉन है और 2 ही क्या है, प्रोटॉन है। 88 Ra226 न्यूक्लियस में पूछ रहे हैं कितने न्यूट्रॉन से कितने प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स साफ ही दिखाई दे रहे हैं। 88 तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 226 माइनस 88। ये जब आप माइनस कर लोगे तो ये मिलेंगे आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। 138 तो मिलेंगे आपको न्यूट्रॉन्स और 88 क्या मिलेंगे आपको, प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम एंड कार्बन 14 एटम आर, कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या अंतर है, 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। कार्बन है तो प्रोटॉन्स तो 6 ही होंगे, ठीक, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन 12 की अगर हम बात करें तो 6C12 होगा, तो 6 तो होंगे प्रोटॉन्स, 6 ही इस केस में न्यूट्रॉन्स होंगे और 6 ही इस केस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा है 6C14, तो इसमें 6 प्रोटॉन होंगे लेकिन 8 जो हैं वो आपके न्यूट्रॉन होंगे और 6 इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, सो योर आंसर इज सी पार्ट। रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वो ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू, वो होता है आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। तो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा इसलिए आया था क्योंकि न्यूक्लियस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, न्यूक्लियर डेंसिटी अक्रॉस द न्यूक्लियस सेम होती है। अक्रॉस द न्यूक्लियाई, सभी न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस हैं सबकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो लगभग एक ही ऑर्डर की होती है, लगभग सेम होती है। तो वहाँ से रिजल्ट निकला था कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो मास नंबर की पावर, जो भी मास नंबर होगा उसकी पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। 9th क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको आर नॉट की वैल्यू दी हुई है और कॉपर का न्यूक्लियस का रेडियस पूछ रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट कितना है, 1.2 फेमेटोमीटर इंटू ए की पावर 1/3। ए है आपका 64 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 4। आंसर किस में होगा, फर्मी में होगा, फेमेटोमीटर में होगा। तो ये आपका आ जाएगा 4.8 फर्मी। So your answer is A part. 3 stable isotopes of neon, neon 10, neon 20, 10, neon 21, 10, neon 22, ठीक है। उनकी अबंडेंसेस दिखाइए कि अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट नियॉन 20 मिलेगा, कितना परसेंट 21 मिलेगा, कितना परसेंट 22 मिलेगा। तो वो दिया है 90.51% 20 है, 0.27% 21 है और 9.22% 22 है, ठीक। एटॉमिक मासेस तीनों आइसोटोप के दिए। पहले वाले का आइसोटोप का दिया है 19.99 एटॉमिक मास यूनिट, दूसरे का 20.99 एटॉमिक मास यूनिट, तीसरे का 21.99 एटॉमिक मास यूनिट। तो एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक। तो वो बहुत सिंपल है। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास बताना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका होगा, पहला वाला मिल रहा है 90.51%, तो 90.51 इंटू उसका जो मास है 19.99, कैलकुलेशन है खुद ही करनी है आपको, प्लस दूसरा मिल रहा है 0.27%, तो 0.27 टाइम्स 20.99, और तीसरा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 9.22%, तो 9.22 इंटू 21.99 अपॉन, इन सबको सम करके किससे डिवाइड कर दोगे आप, 100 से। तो ये बनेगा एवरेज एटॉमिक मास। थोड़ा चाहें तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 30 वाला तो आंसर मिलेगा नहीं आपका, आंसर सिर्फ 2 मिल सकते हैं, या तो आंसर ये मिलेगा ए पार्ट या सी पार्ट। अब इनमें थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर आपका मैच कर जाएगा। क्लियर। ए मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि क्योंकि पहला वाला जो आइसोटोप है उसका कंसंट्रेशन 90% से भी ज़्यादा है, तो आंसर इसी के आसपास कहीं मिलना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा दूर तो मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से आंसर जो आने वाला है वो ए पार्ट आंसर आएगा, बाकी आप खुद कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 0.993 ग्राम ऑफ हीलियम इन ए थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक। 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम 0.993 ग्राम हीलियम में हमने कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी रिलीज पूछ रहे हैं कितना,
तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट कितना हुआ। तो मास डिफेक्ट हुआ आपका 0.007 ग्राम। इतना मास ही तो कम हुआ है, 1 ग्राम से 0.993 ग्राम कन्वर्ट कर दिया, तो इतना मास डिफेक्ट हुआ। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो E=mc²। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, m कितना है तो वो 0.007 ग्राम्स, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, इंटू c²। c² जो होगा वो होगा 9 इंटू 10, c जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ होता है, तो c² हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 जूल। इतने जूल एनर्जी लिबरेट होगी। तो ये 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं, तो ये टोटल 6 जीरो हो जाएंगे, तो कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर 10 बचेगा। बाकी इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 63 इंटू 10 की पावर 10 जूल। इतने जूल एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एनिहिलेट देन एनर्जी रिलीज। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिल जाए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं, दोनों का मास सेम होता है बस चार्ज अपोजिट होता है, अगर एक दूसरे को एनिहिलेट कर दें तो पूरा पूरा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी वो समझिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ऐसे दो मासेज हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तो टोटल मास हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसको एनर्जी में पूरा कन्वर्ट कर देना है तो c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, c² होगा 9 इंटू 10⁻16, तो इतने जूल एनर्जी लिबरेट होगी। ज़रा सेटल करने की कोशिश करें तो ये है थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर, या शायद सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.9 इंटू 2, और 10 की पावर कितनी आने वाली है, तो 10 की पावर आने वाली है -15 जूल। ठीक, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 163.8 इंटू 10 की पावर -15, तो इसको आप ले सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। इतनी एनर्जी लगभग लगभग लिबरेट होगी इसमें, बी पार्ट। मास डिफेक्ट इन ए पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.3 ग्राम। तो ये पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, और वो आंसर किलोवाट आवर्स में देना है आपको। ठीक है, वो आंसर आपको जूल में नहीं देना, वो आंसर किस में देना है, किलोवाट आवर्स में देना है। ठीक, तो सबसे पहला टास्क ये है कि हम एनर्जी जूल में निकालेंगे। ठीक है, जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको किस में निकालेंगे, जूल में। जूल में निकालने जा रहे हैं उस एनर्जी को। E=mc², तो 0.3 ग्राम्स है, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इंटू c², तो 9 इंटू 10⁻16, तो ये कैंसिल करा तो यहाँ हो गया 13, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2.7 इंटू 10 की पावर 13 जूल। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना, तो 1 किलोवाट आवर जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर होगा, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 जूल पर सेकेंड की पावर है, और उसको 1 घंटे तक आपने जला के रखा है, यानी 3600 सेकंड तक आपने जला के रखा है, उसको चला के रखा है। तो कितनी एनर्जी लिबरेट होने वाली है, वो आने वाली 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये 1 किलोवाट आवर होता है। तो हमको क्या करना है, जो आपकी एनर्जी लिबरेट हुई है 2.7 इंटू 10⁻13 जूल, इसको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से डिवाइड कर देना है, तो इतने किलोवाट आवर्स जो है वो आपका आंसर बनेगा। पावर में अगर हम सोचें तो 10⁻7 बनने वाला है। ठीक, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा आंसर वो 0 समथिंग ऑफ इंटू 10⁻7 आएगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 10⁻6 कर लेना तो ये पॉइंट यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, तो आप डिवाइड कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। 9 से अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटा दें और 9 से कैंसिल करें तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, और 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 3/4 का मतलब हुआ 0.75 इंटू 10⁻7, तो ये आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻6। सो योर आंसर इज डी पार्ट। If m1, m n and mp are the masses of, ये m होगा, m कॉमा लगा होगा, कॉमा m जो है वो इस न्यूक्लियस का मास है, इस पूरे z x a इस पूरे न्यूक्लियस का मास m है। न्यूट्रॉन का मास जो है वो mn है, और प्रोटॉन का मास mp है। तो मास डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जरा समझिए।
जैसे एक न्यूक्लियस आपने बनाया जिसमें Z प्रोटॉन डाले और A माइनस जेड आपने न्यूट्रॉन डाले, तो सिचुएशन ये होती है कि जो किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मास के टोटल सम से कम होता है, और इसी कितना कम होता है उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। अगर मैं इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अलग से मास जोड़ूं तो वो मास ज़्यादा आएगा और इस न्यूक्लियस का मास कम आएगा, और जितना मास कम होता है वही मास डिफेक्ट होता है। यानी इसका जो न्यूक्लियस का मास होगा वो कम होगा, किससे? इंडिविजुअल मास, इंडिविजुअल सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो Z तो है आपके पास प्रोटॉन्स, तो Z टाइम्स एम पी, प्लस A माइनस जेड आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन्स, तो A माइनस जेड टाइम्स एम एन। तो ये जो टोटल मास है ये ज़्यादा होगा और ये वाला न्यूक्लियस का मास कम होगा, और ये जो डिफरेंस होता है वही मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट के बराबर जो एनर्जी है वो लिबरेट हो जाती है न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, और इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इतनी ही बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी अगर आप वापस इस न्यूक्लियस के अंदर दे दोगे तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं उसमें, इलेक्ट्रॉन, इसके जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो सारे अलग 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 लिबरेट हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या आंसर बनेगा? m इज लेस देन टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए पार्ट। mn लिखा है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये m जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए, यहाँ m कैपिटल n स्मॉल, और यहाँ पे भी m कैपिटल और p स्मॉल, इस तरह से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास आपको दिया है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट, और प्रोटॉन का भी मास दिया 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। और हीलियम का हमें न्यूक्लियस बनाना है जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। 2 न्यूट्रॉन लेंगे, 2 प्रोटॉन लेंगे, जोड़ देंगे, हीलियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। और उस न्यूक्लियस की जो टोटल मास आ रहा है वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल मास से थोड़ा कम आ रहा है, तो 4.0015 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी उसकी, तो अभी हमने फॉर्मूला सेटल किया था। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? मास डिफेक्ट। तो समझिए जरा, मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना आएगा, तो वो आएगा इंडिविजुअल जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, 2 तो प्रोटॉन लगे आपको, तो 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 ही आपको न्यूट्रॉन लगे, 2 इंटू 1.0087, ये ज़्यादा होगा, माइनस हीलियम का न्यूक्लियस का मास दिया 4.0015। ये पूरा आपको सॉल्व करना है, तो ये जो डेल्टा एम आएगा मास डिफेक्ट वो आपका एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगा। ठीक, और जब एक एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट होती है एनर्जी में तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होती है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी लिबरेट हुई होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो ये जो डेल्टा एम आपका आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको? 931 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये फाइनल आंसर आपका बनेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आप खुद से कर लेना, सिंपल प्लस माइनस है, लास्ट में मल्टीप्लाई है। इनएफिशिएंट रिएक्शन, यूरेनियम टूट रहा है, एक 117 वाला एक एक्स एटम बन रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है, एक दूसरा भी 117 वाला ही बन रहा है। ठीक, और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो x की दी हुई है और y की दी हुई है वो दोनों बराबर ही हैं, तो 8.5 दी हुई है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.6। तो टोटल एनर्जी लिबरेटेड पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, ढंग से समझना, जैसे इसमें है यूरेनियम जो है वो टूट रहा है x में प्लस y में प्लस 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, तो अगर इसकी आपको एनर्जी लिबरेटेड निकालनी, Q वैल्यू निकालनी है, तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है मास के टर्म्स में हम इक्वेशन सेट करते हैं, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में। अब ये क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी का, तो पहले मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में समझाता हूँ। समझिए, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? रिएक्टेंट कम स्टेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी इसमें एनर्जी लिबरेट होगी। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जो Q वैल्यू होगी वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, पर न्यूक्लियन नहीं है ये टोटल बाइंडिंग है। पर न्यूक्लियन अगर आपको दिए उसे टोटल निकालनी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो ये होती है, बाइंडिंग एनर्जी आपको दी है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये Q वैल्यू होगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन की।
दूसरी क्यू वैल्यू होती है मास के टर्म्स में। अगर आप चाहते हो इसमें एनर्जी लिबरेट हो तो रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास कम होना चाहिए, तभी मास डिफेक्ट होगा, तभी एनर्जी लिबरेट होगी। तो वो इक्वेशन बनती है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू सी स्क्वायर। अगर मास केजी में है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आंसर जूल में निकालेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आंसर जूल में निकालेंगे। लेकिन अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में तो इसको हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, 931 कह सकते हो या 931.5 कह सकते हो, और ये आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं क्यू वैल्यू निकालने की। एक में बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है तो उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, एक में मास दिया होता है तो उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। क्लियर? तो हमारा वाला जो खेल है वो है बाइंडिंग एनर्जी वाला। तो हम बाइंडिंग एनर्जी पे वापस चलते हैं। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो 8.5 इंटू 117, ये हो गई एक्स की, और प्लस 8.5 इंटू 117 ये हो गई वाई की। एक्स और वाई की टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इंडिविजुअल हैं तो इनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि बाइंड होने के लिए कम से कम एक पेयर तो बने, कम से कम दो तो साथ आए तब तो एक पेयर बनेगा, तब उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये तो इंडिविजुअल है, इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं। तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यूरेनियम की थी 7.6 और यूरेनियम का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो 236 हैं। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आराम से मल्टीप्लाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और आपको इसकी टोटल एनर्जी कितनी लिबरेट होगी वो पता लग जाएगा। ठीक, अगर मान लिया किसी रिएक्शन में ये आंसर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया इसका मतलब वो एनर्जी लिबरेट नहीं हुई है, वो एनर्जी एब्जॉर्व हुई होगी। ठीक है, वो एनर्जी क्या हुई होगी? एब्जॉर्व हुई होगी। अगर कहीं नेगेटिव आंसर आ गया तो, अगर पॉजिटिव आ गया तो वो एनर्जी लिबरेट हुई होगी। इस क्वेश्चन में पक्का पॉजिटिव आएगा। फिशन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दैम। न्यूक्लियाई का जो फिशन है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, फिशन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दैम। पहले आप ग्राफ समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के साथ क्या ग्राफ होता है। जनरल जो ट्रेंड है वो ऐसे है कि पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है और फिर घटती जाती है। अब सिस्टम जो है वो हाई स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, चाहे फ्यूजन हो या फिशन हो, यानी वो ये चाहेगा कि उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइज करे। तो जब हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं जिनका मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो वो टूटना प्रेफर करते हैं, टूट के हल्के न्यूक्लियाई बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटिवली हल्के न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, तो एक कोई हैवी न्यूक्लियाई है तो अगर वो टूट के हल्के न्यूक्लियाई में, रिलेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसमें एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक, जबकि जो हल्के न्यूक्लियाई होंगे, जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, तो उनके लिए फेवरेबल तरीका ये है कि वो फ्यूज करके एक रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियाई बना लें। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है वो आयरन 56 की होती है। यानी अगर दो हल्के न्यूक्लियाई हैं, अगर वो मर्ज करके आयरन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। और अगर आयरन से काफ़ी ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई हैं और वो ब्रेक करके आयरन की तरफ बढ़ रहे हैं तब भी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो बहुत लाइट हैं तो उनको फ्यूज़ करा दो तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी लिबरेट होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। और अगर बहुत हैवी न्यूक्लियाई है तो उसको तोड़ दो, तोड़ के 56 की तरफ बढ़ाओ, ठीक, तब भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो यहाँ तो बात कर रहे हैं कि फिशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि हाई अगर मास नंबर है, ठीक है, हाई अगर मास नंबर है तो उसको जब वो लो मास नंबर की तरफ जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दैम इंक्रीजेज विद मास नंबर एट लो मास नंबर, नहीं, डिक्रीजेज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर। ठीक है, ये आंसर बनेगा। समझना क्यों आंसर बन रहा है ये, क्योंकि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जा रही है और आपको उसको बढ़ाना है तो उसको तोड़ दो, फिर मास नंबर को वापस ले आओ। ठीक, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, यही तो है वजह। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? बी पार्ट।
ए चेन रिएक्शन इज कंटिन्यूअस ड्यू टू, चेन रिएक्शन कंटिन्यूअस क्यों होती है? क्योंकि फिशन में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, एक एक यूरेनियम टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और तीनों को अगर हम स्लो करके फिशन में यूज़ कर लें तो आगे बढ़ के ये 3 यूरेनियम तोड़ेंगे, फिर वहाँ से और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो आगे और यूरेनियम तोड़ेंगे। तो इस तरह से क्या है, ये रिएक्शन जो है वो एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाएगी। न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं इसलिए ये जो रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन होती है। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन इज यूज, कंट्रोल चेन रिएक्शन एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है। ठीक, जो तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर, ए पार्ट। सन के कोर में फिशन होता ही नहीं है, सन के कोर में फ्यूजन होता है। विच ऑफ दीज इज ए फ्यूजन रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन है? तो एक दो एटम, दो न्यूक्लियाई मर्ज होकर एक सिंगल न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो ये जो ए पार्ट है ये फ्यूजन रिएक्शन है। इसमें 1H3 और 1H2 मर्ज होके, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मर्ज होके एक हीलियम का न्यूक्लियाई बना रहे हैं, साथ में एक न्यूट्रॉन भी रिलीज कर रहे हैं। बट ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? फ्यूजन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे बी पार्ट में थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक एरो लगा होगा इस तरह से। यूरेनियम टूटेगा तो ये लेड का न्यूक्लियाई बना रहा है, फिर कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, कुछ बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ठीक है, ये जो कार्बन 12 है, 7 कार्बन 12, 7 तो होगा नहीं, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ नाइट्रोजन होगा। 7 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो डिके कर रहा है, कार्बन में एक बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है और एक रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा गड़बड़ है, जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, और अगर बीटा पॉजिटिव एमिट होगा, पॉजिट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा तो उसके साथ न्यूट्रिनो एमिट होगा। तो ये गामा नहीं होगा, ये न्यूट्रिनो होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो लेकिन हमारा आंसर जो है वो क्या है? ए पार्ट। सोलर एनर्जी इज मेनली कॉज ड्यू टू, सोलर एनर्जी मेनली किसकी वजह से होती है? तो सोलर एनर्जी जो है वो मेनली प्रोटॉन्स के फ्यूजन की वजह से होती है। प्रोटॉन्स फ्यूज करते हैं और हैवियर एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। ये है सन की या मोस्ट ऑफ द स्टार्स की एनर्जी का सोर्स, फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉमन टू द पेयर, न्यूक्लियर फ्यूजन किन दो पेयर में कॉमन है? पहले थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये फ्यूजन नहीं है, ये फिशन है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर में तो फ्यूजन होता है, लेकिन यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर में फिशन होता है। थर्मोन्यूक्लियर में तो हाइड्रोजन फ्यूज करके बनाया जाता है, तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, वो तो फ्यूजन है, बट ये जो है वो फिशन है। दूसरा, एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन, फ्यूजन है, बिल्कुल सही, बट यूरेनियम में क्या है? फिशन है। ठीक, एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, ये दोनों फ्यूजन है। सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी हाइड्रोजन को फ्यूज करके हो रही है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी हाइड्रोजन को फ्यूज करके हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। फ्यूजन रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट कराने के लिए पहले आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तब फ्यूजन स्टार्ट होता है, इसलिए उसका नाम है थर्मोन्यूक्लियर। ठीक, पहले टेम्परेचर बढ़ाओ फिर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑल्सो सेम एज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि एटम्स के पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, दो न्यूक्लियाई को फ्यूज करना, आप खुद सोचो, दो न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा न्यूक्लियाई भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों न्यूक्लियाई को आपको फ्यूज करना है। ये भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करके ये दोनों फ्यूज हो जाए। एक बार अगर फ्यूज हो गए तो फिर तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो पिक्चर में आ जाएगा और वो इस न्यूक्लियस को बचा लेगा, ब्रेक नहीं होने देगा। लेकिन जब तक न्यूक्लियर फोर्स पिक्चर में नहीं आया है तो तब तक तो कूलम्बिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? डी पार्ट। हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मॉडरेटर होता है, एक कंट्रोल रॉड्स होती हैं। मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स का एक खास काम होता है। कंट्रोल रॉड्स का काम होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, और मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करना। क्यों कम करना जरूरी है? अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करेंगे, वो एस्केप कर जाएंगे।
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना वो मॉडरेटर का काम है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना कंट्रोल रॉड्स का काम होता है। ठीक, तो यहाँ आंसर का क्या बनेगा? टू कंट्रोल द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्टर, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन इन स्टॉप द चेन रिएक्शन, टू कूल द न्यूक्लियर रिएक्टर, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जी। तो आंसर बनेगा इसका डी पार्ट, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब लो एनर्जी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, आराम से समझिएगा। एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस इन केस ऑफ न्यूक्लियर, इन केस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। गलत है ये। फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास बहुत ज़्यादा होती है बजाय के फिशन रिएक्शन के। तो पहला वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। पैकिंग फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। तो पैकिंग फ्रैक्शन का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास नंबर कैपिटल ए अपॉन ए। ठीक, और जनरली पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, 20 से लेकर मास नंबर 20 से लेकर मास नंबर 180 तक। ठीक है, मास नंबर 20 से लेकर मास नंबर 180 तक ये जो न्यूक्लियाई होंगे इन सब का पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। 20 से कम मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होंगे उनका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, और 180 से आगे वाले जो मास नंबर 180 मास नंबर से ज़्यादा मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होंगे उनका भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पैकिंग फ्रैक्शन जीरो भी होता है। ऑक्सीजन के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम न्यूक्लियाई की बात करें तो उसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या है? जीरो, ओ फॉर ओ। ठीक, तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। बाकी सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो प्लूटोनियम है 239 कह रहे हैं वो सूटेबल नहीं है फिशन रिएक्शन के लिए। बिल्कुल सूटेबल है, उस पर बेस्ड भी बॉम्ब बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं उस पर बेस्ड। ठीक, तो ये सूटेबल है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी इज लो। स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये गलत कह रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर बनेगा? बी पार्ट। आपको याद कर लेना है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। 20 मास नंबर से लेकर 180 मास नंबर के बीच के पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। 20 से जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं उनका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है। 20 से जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं उनका भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो एग्जैक्टली जीरो होता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, 20 एग्जैक्ट नहीं है, 180 भी एग्जैक्ट नहीं है, मतलब थोड़ा टेंटेटिव आइडिया है।